चलिए भाई, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज अब उनकी चर्चा कर ली जाए। और शायद सबसे पहले तो एक काम करा जाए अपफ्रंट एचडीएफसी बैंक, जिसके अभी अभी फ्लैश चल रहे हैं, अभी अभी अपडेट आया है क्वार्टर का। हर्षदा, कैसे लग रहे हैं अपडेट्स? आशीष, डिपॉजिट्स में करीब 7.5% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर। यानी कि यह आंकड़ा लगभग 24 लाख करोड़ के करीब आता हुआ दिखाई दिया है। तो डिपॉजिट्स में एक पिकअप है। एडवांसेस 1.5% ही बढ़ पाए हैं क्वार्टरली बेसिस पर। 25.08 लाख करोड़ के आसपास तक का यह आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ अगर आप देखें रिटेल बिजनेस में रिटेल लोन्स की क्या स्थिति है, तो वो नंबर क्वार्टरली बेसिस पर करीब 3.7% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कासा डिपॉजिट का नंबर आपके सामने है, 8.7% पर आया है। ये बढ़कर करीब 9 लाख करोड़ के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया है। रिटेल लोन्स का नंबर 3.7% बढ़ा है। और साथ ही साथ अगर आप देखें कॉर्पोरेट और होलसेल लोन्स, वो करीब 2% घटकर आए हैं। हालांकि कमर्शियल और रूरल बैंकिंग के जो लोन्स हैं उसमें 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। ये कुछ डिटेल्स भी कंपनी ने शेयर किए हैं, इसीलिए आज ये सबसे पहले स्टॉक रेडार पर रहेगा। एचडीएफसी बैंक सीक्वेंशियली ग्रॉस एडवांसेस 1.6%, डिपॉजिट 7.5%। साल दर साल कासा ठंडा पड़ा होगा, पर देखना सीक्वेंशली चाहिए। और इस बार कासा में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको उस मिक्स में नजर आएगा। ठीक है, यह है एचडीएफसी बैंक का क्वार्टर अपडेट। सचिन भाई, बहुत बढ़िया। लोअर लेवल से रिकवरी के मूड में एचडीएफसी बैंक नजर आ रहा है। आप लोग का हाउस कॉल क्या है? और तेजी और दमखम के लिए प्ले कर रहे हो या नहीं? आशीष जी, क्लियरली पिछले कुछ हफ्तों से एक्सपेक्टेशन यही थी कि एक अच्छे ओवरसोल्ड टेरिटरी में काउंटर है, एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। एंड उसी का इफेक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। जिस तरीके से एक रैली यहाँ पर बिल्टअप हुई है, मोमेंटम भी काफी तेज रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी मूव और एक्सटेंड होनी चाहिए। लगभग 1530 के आसपास के दो रेजिस्टेंस है। आई थिंक वो दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पर रिविजिट हो सकते हैं। अगर हम डेटा देखें तो थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग लॉन्ग ऐसे ही डेटा आ रहा है। काफी कॉन्फिडेंट यहाँ पर लॉन्ग्स बिल्टअप नहीं हो पा रहे। तो इसीलिए मुझे लग रहा है पोजीशंस को थोड़ा सा ट्रेडिंग के लिहाज से ही रखें। एंड जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे मोमेंटम चल रहा है 1480 के स्टॉप लॉस के साथ, मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम को पार्टिसिपेट किया जा सकता है 1530 के पोजिशनल टारगेट के लिए। ओके, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक करता हुआ, लेकिन इवेंचुअली शायद 1530 तक की कर रहा है ऊपर की तरफ तैयारी। अच्छे लोअर लेवल से रिकवरी के मूड में एचडीएफसी बैंक एटलीस्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट जो क्वार्टरली अपडेट आया है, तोड़ देते हैं बहुत सारे क्वार्टरली अपडेट्स। अब रिजल्ट सीजन सर पे खड़ा है तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपडेट्स दे रही है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डी मार्ट। अमित सेठ साहब, चार्ट रेडी रखना, आपके पास आऊंगा। अजदा, कैसे लग रहे हैं अपडेट्स? यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब 19.8% तक की सालाना ग्रोथ दर्ज हो रही है। इस Q4 अपडेट में स्टैंडअलोन रेवेन्यू कंपनी कह रही करीब 12,393 करोड़ के आसपास आएगा। साथ ही साथ अगर आप देखें स्टोर एडिशंस का आंकड़ा मार्च 31 तक 365 के आसपास आया है। अब इस पर एक रिपोर्ट भी है मॉर्गन स्टैनली की। उनका कॉल है कि यहाँ से स्टॉक एट द मोस्ट 5% और बढ़ सकता है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली स्पेसिफिकली कहता है कि जो स्टैंडअलोन रेवेन्यू है वो दरअसल 9 मंथ एवरेज जो निकल कर आ रहा था 18% का, उसके सामने काफी बेहतर है। 20% पर जो आया है वो एक पॉइंट है। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि अगर आप देखें कि इंप्लाइड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या है, उस लिहाज से वो आंकड़ा आ रहा है करीब करीब 11% का। और कंपनी ने पिछले 5 क्वार्टर्स में करीब 10% तक का एवरेज डिलीवर किया है। इनफैक्ट 10% के आसपास एक्सपेक्टेशन भी थी और उससे वो बेहतर आता हुआ दिखाई दिया है। इसीलिए उनको लग रहा है कि स्टॉक यहां से थोड़ा सा 5% ही सही लेकिन परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। हाउएवर, अगर आप H1 से कंपेयर करेंगे तो अभी भी ये नंबर्स थोड़े से फीके हैं। 20.4% तक की ग्रोथ देखने को मिली थी रेवेन्यू में फर्स्ट हाफ में। देखते हैं इवेंचुअली जब नंबर्स आते हैं उसे मीट करते हैं या फिर बेहतर करते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डी मार्ट, बढ़िया, ऑलमोस्ट 20% की साल दर साल रेवेन्यूज में ग्रोथ। वैसे इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है, 23 नए स्टोर्स खोले, रोज अपडेट्स आ रहे थे, नए स्टोर से कुछ ना कुछ रेवेन्यू ट्रिकल इन होना शुरू हुआ होगा। अपने को क्या नहीं पता है, ऑपरेशनली कैसे मैनेज कर पाए, मार्जिन्स इंटैक्ट हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर गए, वो पता चलेगा आंसर जब मिलेगा, जब ये कंपनी अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगी।
पर अब तक जो नंबर दिख रहे हैं, चाहे वो रेवेन्यू का आंकड़ा हो, स्टोर एडिशन, दोनों बहुत स्ट्रांग। ऐसे में सेठ साहब, चला हुआ स्टॉक है, कैसा लग रहा है इस समय, प्लेस्ड कैसा है? जी आशीष जी, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, सारी अपनी की क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 4250 का एक की हर्डल था, स्टॉक ने 4-5 दिन पहले उसे वॉल्यूम से क्रॉस किया। पिछले 4-5 दिनों से जरूर हम देख रहे हैं एक साइडवेज कंसोलिडेशन है, विच इज क्वाइट नॉर्मल। एक शार्प रनअप के बाद 10 डेमा लगभग इसका 4350 के आसपास आता है। तो मेरी सलाह यही है कि अगर कोई भी डिप मिले 4400 तक, हल्का फुल्का डिप मिले, तो इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 4350। एंड इसमें नियर टर्म टारगेट्स हमें 4550 से 4600 तक के लगते हैं। ओके, एवेन्यू सुपरमार्ट डिप में खरीदारी करने वाला स्टॉक। अब आइए कुछ और अपडेट्स बैंक्स और फाइनेंशियल्स के जो आए। हर्षदा, कौन कौन से? आरबीएल बैंक और फेडरल बैंक रेडार पर रहेंगे बैंकों में आशीष। आरबीएल बैंक के केस में जो डिपॉजिट बेस है वो करीब 22% बढ़कर 1 लाख करोड़ के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एडवांसेस में 19% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईयरली आधार पर, क्वार्टरली आप देखेंगे तो 5% तक की ग्रोथ है। कासा रेशियो 132% से बढ़कर करीब करीब ये 140% पर आया है, तो वहां पर भी क्वार्टरली आधार पर वृद्धि देखने को मिल रही है। तो नंबर्स वैसे देखें तो अच्छे हैं। फेडरल बैंक के केस में एडवांसेस 5% बढ़े हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। डिपॉजिट्स में 5.4% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। और इधर भी अगर आप देखें, कासा रेशियो जो 30.6% था वो हल्का सा ट्रिम होके 29.4% के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। अब एनबीएफसीज पर आते हैं। एल&टी फाइनेंशियल के नंबर्स जो आए हैं उसमें रिटेल डिसबर्समेंट्स करीब करीब 33% बढ़कर आई हैं, 15,030 करोड़ पर यह फिगर है। रिटेल लोन बुक करीब करीब 31% बढ़ा है, 80,000 करोड़ का यह फिगर है। साथ ही साथ पूनावाला फिनकॉर्प, जहां पर मजबूती का ट्रेंड कायम है। डिसबर्समेंट्स करीब 9,680 करोड़ पर हैं, यानी कि इसमें अगर आप देखें क्वार्टरली आधार पर 11% तक की ग्रोथ है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 13% ग्रो होते हुए दिखाई दिए हैं, आंकड़ा 24,800 करोड़ पर आया है। ग्रॉस एनपीए रेशियो 1.2% पर है वर्सेस 1.3%। और लिक्विडिटी बैलेंस शीट में करीब 3,600 करोड़ के आसपास की है, जो लगभग 25% बड़ी है क्वार्टरली आधार पर। तो ये भी स्टॉक्स आज रेडार पर है। ओके, उधर एचडीएफसी बैंक दिग्गजों में था, और इसके अलावा आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस एंड होल्डिंग्स और पूनावाला फिनकॉर्प। अच्छा, इसमें एक जोड़ दीजिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। छोटा लेकिन स्ट्रॉन्ग अपडेट है। मैं सिर्फ क्यू ऑन क्यू बताऊंगा क्योंकि स्ट्रीट उस पर फोकस करती है। एडवांसेस क्यू ऑन क्यू 14% और डिसबर्समेंट्स 31% का जंप। डिपॉजिट्स 20% क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट। रख लीजिए इसको भी रेडार पे। पूनावाला फिनकॉर्प के तो खैर शर्मिला ने बढ़िया सा टारगेट दे रखा है हमें 600 रुपए का। लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो इन गिरावट में, इन लेवल्स के आसपास एक्यूमुलेट करने वाला स्टॉक हो गया। आरबीएल वर्सेस फेडरल, दोनों अपडेट्स डिसेंट से। सतपुते साहब, ये बैंक्स, मिड कैप्स रेडार पे थे आपके स्पेस के, इन दोनों में से कहीं दावा लगाने का मन कर रहा है क्या? आई थिंक दोनों पे लगा सकते हैं। देखिए, आरबीएल की अगर बात करें तो एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है, और मुझे याद है परसों के दिन यही बात हुई थी कि यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से आरबीएल का इमीडिएट टारगेट बनेगा 265 टू 270। तो अगर ट्रेड लेना है तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ लीजिए। 246 का वो स्टॉप लॉस होगा, और जैसे मैंने कहा 265 270 ये एक टारगेट होगा। आशीष जी, एक नजर फेडरल बैंक पे भी रखें। मेरे हिसाब से फेडरल बैंक में एक स्विंग आना चाहिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका स्विंग आएगा 160 टू 165 तक। तो ये थोड़ा पोजिशनली अगर किसी का व्यू है तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट कॉल हो सकता है, जिसका स्टॉप लॉस होगा 150 का। अपडेट्स आना बंद ही नहीं हो रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हर्षदा जब बोल रही थी तब आईईएक्स का अपडेट आ गया है। काफी डिटेल इसमें फंसा हुआ है। माइनस जरा चार्ट देखिएगा। मार्च का अपडेट है, ये महीने के अपडेट्स देता है। मार्च का अपडेट है, वॉल्यूम साल दर साल 6% इंप्रूव हुए। दूसरी तरफ अभी अभी ये बैंक्स, हम लोग सूर्योदय एसएफबी की बात कर रहे थे, एयू एसएफबी का, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का अपडेट है। हालांकि साल दर साल है, थोड़ी देर बाद सीक्वेंशली भी दिखने लगेगा आपको। डिपॉजिट में साल दर साल 26% का, और ग्रॉस एडवांसेस में साल दर साल 25% का इजाफा। ये साल दर साल की तस्वीर है, लेकिन ध्यान रखिए। माइनस आईईएक्स कैसा लग रहा है? 140 प्लस के ऊपर है वैसे अब। देखिए, लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म का ट्रेंड बहुत क्लियर नहीं है, वहां पर बड़ा कंसोलिडेशन दिखता है। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा टारगेट के लिए आपको ट्रेड नहीं लेना है।
लेकिन आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म के टारगेट अगर देख रहे हैं तो मेरे समझ रहे हैं कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। 145 रुपए का आंकड़ा क्रॉस हो जाने दें, 145 के ऊपर खरीदारी करें 142 रुपए के स्टॉप लॉस से। उस केस में टारगेट 152 से 155 की रेंज में हो सकते हैं आईएक्स में। चलिए, ये हो गए सारे क्वार्टरली अपडेट्स। आते ही चले जा रहे हैं, जैसे जैसे आएंगे अपन एड्रेस करते रहेंगे। एक क्वार्टर अपडेट और आया था, आज सुबह ही आया है, वो है एंजल वन का। गाबा सर, आप चार्ट रेडी रखना, आता हूं आपके पास एंजल वन को लेकर। बढ़िया मूव्स के साथ कल बंद हुआ है। आज सुबह के क्वार्टरली अपडेट्स कैसे हैं ये जान लेते हैं। हर्षदा, क्या कह रहे हैं नंबर्स? क्यों क्वार्टरली अपडेट पहले मैं बताऊंगी और फिर मंथ ऑन मंथ के नंबर्स भी आपके सामने शेयर करूंगी आशीष। Q4 में क्लाइंट बेस जो है वो 14.3% बढ़कर आया है, ये 2.22 करोड़ के आसपास है। आपको ध्यान देना है कि क्लाइंट एक्विजिशन जो है उसमें भी 17% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कंपनी कहती है एवरेज डिलीवरी ऑर्डर करीब 32.3% बढ़ा है। ये क्वार्टरली अपडेट है, लेकिन अगर आप देखें मंथ ऑन मंथ स्पेशली क्लाइंट एक्विजिशन का जो आंकड़ा है वो घटा है -16.8% और लगातार ये तीसरा महीना है जहां पर क्लाइंट एक्विजिशन में कुछ मॉडरेशन या फिर स्लो डाउन आता हुआ दिखाई दिया है। वो आपको ध्यान में रखना है। एवरेज डिलीवरी ऑर्डर्स भी मंथ ऑन मंथ 10.5% कम हुए हैं और क्लाइंट बेस 3.8% बढ़ता हुआ, तो एक्विजिशन क्लाइंट्स का थोड़ा सा ढीला पड़ने लगा है। ओके, पर इससे पहले जब अपडेट गड़बड़ाए थे तब ये था कि हम क्लाइंट एक्विजिशन पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा बॉटम लाइन हिट ली थी। अब शायद वो हो गया प्रोसेस, आई एम अज्यूमिंग, देखते हैं आगे। लेकिन कल बढ़िया मूव्स बने थे। गाबा सर, एंजल वन चार्ट पे कैसा है ट्रेडिंग के लिहाज से? बिल्कुल अच्छा लगता है मुझे। ये भी स्टॉक आज सुबह अनुज ने स्पॉटेड में दिया था, एंजल वन। चार्ट बढ़िया है, एक ब्रेकआउट चाहिए था 2800 के आसपास, वो मिला, अपमूव मिला, पॉज मिला, करेक्शन मिला और एक अपमूव मिला है। कल 3170 पर ट्रेड कर रहा है। 3100 का स्टॉप लगाना चाहिए, सिर्फ 75 रुपए का। मुझे लगता है थोड़ा वक्त देना चाहिए इसको। 3400 एक फर्स्ट टेक्निकल टारगेट है और वहां तक जाना चाहिए। और भी हाई जोन एंजल वन में देखेंगे। ये डिलीवरी बेस्ड स्टॉक है, लेकर भूल जाना चाहिए एंजल वन। लेकर भूल जाने वाला है, डिलीवरी बेस्ड स्टॉक है। इसकी चर्चा कई बार हुई और ब्यूटीफुली हमने उस मोमेंटम को राइट कर रखा है। जबकि QIP इश्यूएंस डिस्काउंट पे सब कुछ था, उसी दिन बोला था खुलेगा तेजी के साथ, वैसे ही खुला था। उसके बाद से पलट के नहीं देखा इस काउंटर ने। खैर, अब आइए अगले है आज सुबह का एक और अपडेट, वो था विंडफॉल। ये कोई डेट वेट तय नहीं करिए, 4 तारीख को बताते हैं, एक को बताते, 2 को बताते। खैर, विंडफॉल टैक्स के अपडेट्स क्या है? आशीष, एक्चुअली विंडफॉल टैक्स का अपडेट कल दोपहर में ही हम इसकी चर्चा कर रहे थे लक्ष्मण के साथ और उन्होंने कहा था कि आज इस पर अमल लिया जाएगा और आज अपडेट आ चुका है। तो 39% तक का इजाफा कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में आता हुआ दिखाई दिया है। जो आप पहले 4,900 रुपए प्रति टन दे रहे थे, आपको अब 6,800 रुपए प्रति टन देना होगा। तो आप कह सकते हैं CNBC आवाज ने जो खबर आपको दोपहर में बताई थी उस पर फिर मोहर लगती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि डीजल पेट्रोल ATF में कोई विंडफॉल टैक्स में बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कल जब लक्ष्मण स्क्रीन पर आए थे और उन्होंने मेंशन किया था कि विंडफॉल टैक्स शायद बढ़ सकता है कच्चे तेल पर, तो रिलायंस ONGC स्टॉक्स में थोड़ा सा रिएक्शन आना शुरू हुआ था। आज देखते हैं स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करेंगे। कल कमाई के अड्डा में, कल कमाई के अड्डे में कुछ नजर में ही नहीं आ रहा था। कल मानस छाए हुए थे आपके कमाई के अड्डे में। तो अच्छा, ONGC मानस चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है भाई? 39% का विंडफॉल टैक्स में इजाफा। पर शायद दबी जवान सबको पता था, क्रूड जिस तरह से जंप कर रहा था, ऐसा कुछ होना है। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? देखिए, चार्ट तो बेहतरीन है। पिछले अगर आप 3 हफ्ते से देखें तो लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, हाई टॉप साइड बटन दिखने लगे हैं। आई थिंक इस बार ये जो पिछला हाई 285 रुपए का है उसको स्टॉक क्रॉस कर सकता है और अगर उसके ऊपर निकलेगा तो कम से कम 310 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल लॉन्ग साइड पे ही ट्रेड लेना है और अगर आप बिल्कुल 1 से 2 दिनों के ट्रेडर हैं तो आज की स्ट्रेटजी ये रहेगी कि अगर 278 के ऊपर निकले तो खरीदारी करिए 278 274 के स्टॉप लॉस के साथ और आज के जो टारगेट रहेंगे उस केस में 285 के आसपास के रहेंगे। ये हो गया ONGC ऑयल इंडिया सब रडार पे रहेंगे। अपन ONGC की बात कर ली मूड मॉल समझने के लिए। कच्चा तेल जहां तक है, इस समय सुबह का ताजा ब्रेंट का भाव डालिए प्लीज। वो बस 90 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। $89 प्लस पे कल भी था, आज भी उन्हीं जोन्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। ये ऑलमोस्ट 90 टच करता हुआ। चलिए, रडार पे रखेंगे। फिर एक तरफ ये बढ़ रहा है, दूसरी तरफ विंडफॉल टैक्स आया है, कैसे बिहेव करेंगे ONGC ऑयल इंडिया वगैरह।
अगले स्टॉक्स में अपन चलने जरा, हाँ एक रिटेल फेवरेट आजकल आईईएक्स फेवरेट क्या उसमें फंसे हुए हैं, और वोडाफोन बहुत पंट लेते हैं। वोडाफोन का लेकिन अपडेट आया, हर्षदा क्या अपडेट्स हैं दरअसल? यहाँ पर 6 अप्रैल यानी कि परसों कंपनी की बोर्ड बैठक होगी और फंड रेज पर विचार होगा। इसमें ध्यान रखिएगा 2075 करोड़ प्रमोटर्स की तरफ से फंड रेज करने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, लार्जली प्रेफरेंशियल बेसिस या फिर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के जरिए ये फंड रेज होता हुआ दिखाई देगा। तो लगातार जो बात उभर कर आ रही थी कि प्रमोटर्स की तरफ से देखिए भागीदारी इस फंड रेज में होने वाली है, उनका स्किन इन द गेम साफ तौर से दिखेगा। तो 2075 करोड़ वो फंड रेज में हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। कुल बैठक जो है वो 20,000 करोड़ रेज करने की है, जिसमें से कुछ अंश प्रमोटर्स की तरफ से भी आता हुआ दिखाई देगा। उस लिहाज से स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। ध्यान रखिएगा ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है, करीब 120% तक के रिटर्न्स दे चुका है। हाँ ठीक बात, लेकिन ये एक समय आपको याद होगा जब बिरलास ने भी, वोडाफोन पीएलसी ने भी कहा था हम फर्दर इक्विटी इन्फ्यूजन नहीं करेंगे। तो उस लिहाज से 2000 करोड़ रुपए का फंड रेज आ रहा है। हाँ इसके लिए, इसकी दिक्कतों के लिए 2000 करोड़ रुपए से क्या होगा वो अलग बात है, क्योंकि इसकी बुक्स पे कुल डेट 2 लाख करोड़ रुपए के ऊपर का है। रचना जी कैसा लग रहा है चार्ट वार्ट पे प्लेस वोडाफोन आइडिया? खबर अपनी जगह, वो सही बात है आपकी, खबर अपनी जगह, लेकिन खबर चाहे कितनी भी छोटी हो, चार्ट पे एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ पे बहुत ही हाई टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हो रखा है और बहुत ही अच्छा बेस बना हुआ है इस काउंटर पे। तो एक बारी को अगर ये भूल जाए कि स्टॉक की स्टोरी क्या है और खाली अगर चार्ट को देखा जाए, तो अगर ये चार्ट यहाँ से 13.5 पे है, अगर ये थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाने लगे, 15 का नंबर क्रॉस करे, तो यहाँ पे वो बेस जो बना हुआ है, जो हायर टाइम फ्रेम का बेस है, उसमें से एक ब्रेकआउट बनता है, जो ब्रेकआउट इसको काफी ऊपर तक लेके जा सकता है। एंड उसके बाद 40-42 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसके रास्ते में। सो इट्स अ ह्यूज स्पेस, लेकिन वो ऐसा ब्रेकआउट तब आता है जब कोई स्ट्रॉन्ग उसको एक टेलविंड मिले। तो ऐसा कैटलिस्ट एक चाहिए इसको, जो इसको चला सके। बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, 15 के ऊपर ब्रेकआउट बनता है। जब तक ये काउंटर 10 के ऊपर है तब तक ये ब्रेकआउट के चांसेस हैं। तो 10 का मैं यहाँ पे एक सपोर्ट बताऊंगी और ऊपर वाली साइड पे स्पेसेस, पहला टारगेट ऑब्वियसली 20 का रखेंगे और फिर ऊपर ऊपर अपना टारगेट लेके जा सकते हैं। स्पेस इज अवेलेबल, लॉट ऑफ इट है ना। खबर की इंपॉर्टेंस बिल्कुल है क्योंकि प्रमोटर्स का इन्फ्यूजन आ रहा है, और बिल्कुल ठीक है, खबर जैसी भी हो चार्ट्स पे प्लेस तो ऐसा है कि यार दमखम लग रहा है। देखते हैं अब बिहेवियर कैसा रहता है स्टॉक का। हालांकि आमतौर पे अवॉइड करते हैं हम लोग ट्रेडिंग वेडिंग वोडाफोन आइडिया से काउंटर में, पर रचना जी कह रही है बेस बना हुआ है बढ़िया। देखते हैं किस तरह का आज रिएक्शन आता है, रिविजिट भी कर लेंगे। आज का इंपॉर्टेंट स्टॉक तो है ही है। हर्षदा इसके अलावा बाकी के कौन से स्टॉक्स हैं? दूसरे काउंटर्स जो रेडार पर रहेंगे आशीष, उसमें ब्रिगेड एंटरप्राइजेस फोकस में रहेगा। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है यूनाइटेड ऑक्सीजन कंपनी के साथ। ऑफिस स्पेस दरअसल ये बैंगलोर ईस्ट में डेवलप करेंगे, जिसकी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू करीब 340 करोड़ आकी जा रही है, इसीलिए वो स्टॉक आज खबरों में है। इसके अलावा वेदांता एल्यूमिनियम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है। रिफाइनिंग कैपेसिटी इन्होंने बढ़ा दी है 3.5 MTPA तक। इन्होंने बेसिकली 1.5 MTPA की कैपेसिटी लांजीगढ़ उड़ीसा में कमीशन कर दी है, उस लिहाज से इनकी कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जीई पावर आप रेडार पर रखेंगे आज, जहां पर 2 कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ 775 करोड़ जेपी पावर के जरिए इनके हाथ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो स्टॉक रेडार पर। केईसी इंटरनेशनल कह रहा है कि इनके हाथ करीब 816 करोड़ के नए ऑर्डर्स अक्रॉस वेरियस बिजनेसेस क्लॉक इन हुए हैं, तो वो भी स्टॉक आज खबरों में है, फोकस में रखेंगे। रखिए तमाम स्टॉक्स को रडार पे, लेकिन HDFC बैंक सबसे इंपॉर्टेंट। क्वार्टरली अपडेट बढ़िया है, ऐसे में उसको रिविजिट करते रहने का। शर्मिला क्या कर रहे हो आप लोग HDFC बैंक में? एट 1480, गिवन दिस बैकड्रॉप, ये अपडेट जो है डिसेंट अच्छा ही है, बल्कि रिलीफ है। कासा वासा के इश्यूज थे तो कुछ हद तक रिसेलेक्ट हो रहा है कि कासा क्यू ऑन क्यू इंप्रूव होता हुआ। खैर कैसा लग रहा है HDFC बैंक 1480 पे? आप लोग एग्रेसिवली एक्यूमुलेट कर रहे हो या नहीं? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है शर्मिला का साथ बातचीत हो, जबकि मेरे ख्याल से जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सबसे करीब शर्मिला रहती है।
अपना तार तो छोटा है फिर भी फ्रीज हो जा रहा है बार बार। कैसा लग रहा है एचडीएफसी बैंक आपको? अच्छा लग रहा है एकदम जैसे कि आपने कहा अग्रेसिव बाइंग तो नहीं है, लेकिन इसके शायद थोड़े नीचे के लेवल से बाइंग तो चालू की है। और मेरे हिसाब से ये अपडेट भी इट्स अ गुड अपडेट, क्योंकि गिवन द फैक्ट कि किस तरह के नतीजे थे पिछले क्वार्टर, इस अपडेट को मैं काफी पॉजिटिवली ही लूंगी। मार्केट आपको वर्डिक्ट दे चुका है। गिफ्ट निफ्टी जो 45 पॉइंट ऊपर था 65 पॉइंट ऊपर है, वो एचडीएफसी बैंक के अपडेट आने के बाद। तो वो 20 पॉइंट का जो इंक्रीमेंटल मूव है ना, वो एचडीएफसी बैंक की वजह से आ रहा था। और सुबह जो मैं एक चीज़ कर रहा था, मुझे लगता नहीं कि गिफ्ट निफ्टी सही है। मतलब मैं अभी भी ये मान रहा हूँ कि शायद 100-110 पॉइंट का गैप अप हो, ऑल टाइम हाई गैप के साथ ही निकलता है। मेरे ख्याल से आज सीधा वो गैप अप होने वाला है। ये अभी भी मैं मान रहा हूँ कि 65 पॉइंट नहीं, 120-130 पॉइंट का गैप अप मेरे ख्याल से मिलना चाहिए। बाकी खैर जब एक्चुअल ओपनिंग में कदम रखेंगे तब देखेंगे। परफेक्ट। एक्चुअल ओपनिंग की तरफ बढ़ने का समय आ रहा है, तो एक काम करा जाए, हमने सब कुछ डिटेल में कवर कर लिया। मुनाफे की तैयारी समेटते हैं और अब तैयारी आज के पहला सौदा की।